किसी चुनाव को समझने के लिए हमेशा पूरे देश की राजनीति को देखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ना एक अकेली सीट की कहानी सियासत की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। तो आज हम बिहार के झंझारपुर की कहानी में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि जमीन की सच्चाई, समाज का गणित और चुनावी ताकत, ये सब मिलकर नतीजों को आखिर कैसे गढ़ते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये है 2025 में झंझारपुर विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला। सोचिए, 54,849 वोट। ये संख्या एक सियासी भूचाल की तरह है, जो साफ साफ बताती है कि मुकाबला एक तरफा था। इतनी बड़ी जीत ये महज एक नतीजा नहीं होती, ये अपने आप में एक संदेश है। और यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है। सोचने वाली बात है कि जो सीट 10 साल पहले कुछ 100 वोटों के फर्क से तय हो रही थी, आज वहां 50,000 से ज्यादा वोटों का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ आंकड़ों को नहीं, बल्कि उस इलाके की नब्ज को पकड़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले 2025 के अंतिम नतीजों पर ही एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि मैदान में कौन कौन था और जनता ने अपना फैसला आखिर किसके हक में सुनाया। तो ये हैं आखिरी नतीजे। जनता पार्टी यानी जेपी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा को कुल वोटों का लगभग 56% मिला। वहीं उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राम नारायण यादव वो सिर्फ 27.5% पर ही रह गए। और जीत का अंतर, जैसा हमने देखा, लगभग 55,000 वोट। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये उस इलाके पर एक मजबूत राजनीतिक पकड़ का सबूत है। लेकिन ये नतीजे आए क्यों? इसका जवाब सिर्फ वोटिंग वाले दिन में नहीं छिपा है। जवाब तो उस मिट्टी में है, वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में है। तो नतीजों के क्यों को समझने के लिए पहले हमें झंझारपुर के कहां और कैसे को समझना पड़ेगा। तो झंझारपुर है बिहार के मधुबनी जिले का एक हिस्सा, एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, समाज हो या फिर सियासत, सब कुछ जमीन, खेती और नदियों के आसपास ही घूमता है। और यहीं से पैदा होती हैं यहाँ की वो खास चुनौतियां जो किसी और जगह नहीं मिलेंगी। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो देखिए असल मुद्दे क्या हैं। चुनावी शोर के नीचे ना जनता की असली शिकायतों की एक गहरी नदी बह रही है। हर साल आने वाली बाढ़ और उससे होने वाली तबाही, बंद पड़ी चीनी मिलें जिसके कारण नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। अस्पताल हैं पर डॉक्टर और दवाइयां नहीं। ये वो मुद्दे हैं जो वहां के लोगों की जिंदगी का सच बन चुके हैं। तो फिर पहेली और गहरी हो जाती है ना, कि अगर जमीन पर इतनी सारी समस्याएं हैं तो फिर चुनावी नतीजा इतना एक तरफा कैसे हो सकता है। जवाब यह है कि ये जीत कोई हादसा नहीं थी। इसके पीछे 3 बड़े सिस्टेमिक कारण काम कर रहे थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है सोशल इंजीनियरिंग, यानी जाति का गणित। जीतने वाली पार्टी ने बड़ी कामयाबी से अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को इलाके के सबसे बड़े वोट समूह यानी अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के साथ जोड़ दिया। आबादी का 36% हिस्सा, ये वो वोट है जो चुनाव का रुख तय करता है। और इस सामाजिक गठबंधन ने विपक्ष के सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए। दूसरा कारण पैसा, और यहाँ फर्क बहुत बड़ा है। जेपी उम्मीदवार की घोषित संपत्ति थी लगभग 6 करोड़ रुपए और सीपीआई उम्मीदवार की 50 लाख से भी कम। अब ये सिर्फ निजी संपत्ति का फर्क नहीं है, ये चुनावी जंग लड़ने की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क जमीन पर साफ साफ दिखा भी। एक तरफ था जेपी का एकदम मॉडर्न, डेटा पर चलने वाला और संसाधनों से भरा हुआ कैंपेन, जो व्हाट्सएप के जरिए हर बूथ तक पहुंच रहा था। और दूसरी तरफ सीपीआई का पारंपरिक अभियान, जो पुराने तरीकों और फंड की कमी से जूझ रहा था। सच कहूं तो ये लड़ाई 2 उम्मीदवारों के बीच उतनी नहीं थी जितनी 2 अलग अलग जमानों की चुनावी रणनीतियों के बीच थी। और तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण, विपक्षी गठबंधन की अपनी अंदरूनी कमजोरी। देखिए आंकड़े साफ दिखाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का जो कोर वोटर है, वो पूरी तरह से अपने सहयोगी सीपीआई के उम्मीदवार को वोट देने नहीं निकला। गठबंधन की केमिस्ट्री जमीन पर तो थी, लेकिन वो वोटों के गणित में नहीं बदल सकी। और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पक्ष को मिला। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। झंझारपुर में ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है ना, ये कोई एक रात की बात नहीं है। ये तो पिछले 1 दशक से चल रहे एक साफ राजनीतिक बदलाव का नतीजा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 2015 में आरजेडी जीती,
पर सिर्फ 834 वोटों से, मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था। फिर आया 2020, जेपी ने ये सीट लगभग 42,000 वोटों से वापस जीत ली और 2025 में ये अंतर बढ़कर लगभग 55,000 हो गया। एक पैटर्न साफ दिख रहा है, सत्ता पक्ष की पकड़ मजबूत होती गई और विपक्ष कमजोर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के लिए यहाँ से वापसी करना मुमकिन है? देखिए, जिस रिपोर्ट के आधार पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ हार के कारण नहीं गिनाती, बल्कि वो सीट को फिर से हासिल करने का एक पूरा रणनीतिक रोड मैप भी देती है। रिपोर्ट 4 कदम सुझाती है। पहला, लोगों के असल मुद्दों जैसे बाढ़ और रोजगार पर जमीनी आंदोलन खड़ा करना। दूसरा, संगठन में नीचे तक नए लोगों को, नई ऊर्जा को जोड़ना। तीसरा, गठबंधन को इतना मजबूत करना कि वोट का ट्रांसफर पक्का हो। और चौथा, डिजिटल दुनिया में एक जोरदार और असरदार अभियान चलाना। और ये सिफारिश बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट में उम्मीदवार के प्रोफाइल को बदलने पर खास जोर दिया गया है। ये कहती है कि अब पारंपरिक नेताओं की जगह एक ऐसे युवा, पढ़े लिखे प्रोफेशनल को मौका देना चाहिए जो सिर्फ सियासी भाषण न दे, बल्कि उस इलाके के लिए एक ठोस आर्थिक विजन, एक रोड मैप पेश कर सके। और अंत में हमें इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकना होगा। झंझारपुर की ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में जब चुनाव डेटा, पैसे और संगठन की ताकत से लड़े जा रहे हैं, तब एक आम वोटर की असली शिकायतें, उसकी असल जरूरतें, उसका क्या मोल रह जाता है, इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।